Hello everyone, once again I welcome you all in my lecture series of subject analog electronics, and in this lecture I will teach you about the rectifier circuits. Rectifier circuits, half wave and full wave rectifier. Single phase AC to DC converter, it is called as the rectifier. Meaning is very simple. It is just like the converter and it converts AC supply into DC supply. तो rectifier is used to convert AC power into AC power, DC power, यानी AC power को DC power में convert कर देता है. In a single phase rectifier, the input of rectifier is single phase AC power. अगर मैं सिंगल फेज रेक्टिफायर की बात करता हूँ तो उसमें जो पावर होगी, इनपुट पावर जो होगी वो कौन सी होगी, सिंगल फेज एसी पावर होगी. यानी कि आपको पता है कि दो तरह की पावर होती है, सिंगल फेज एंड थ्री फेज पावर, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें सिंगल फेज रेक्टिफायर की बात की जा रही है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, वन इज कॉल्ड एज द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अनदर इज कॉल्ड एज द फुल वेव रेक्टिफायर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू सिंगल फेज रेक्टिफायर. सिंगल फेज रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या चाहिए, देयर विल बी नीड ऑफ द वन ऑफ द डायोड and one resistance and AC power supply. तो ये this is the AC power source which is producing sinusoidal AC power supply. This is the input supply. यहाँ पर जब सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ वर्किंग की, तो सपोज दिस इज़ द पॉजिटिव हाफ साइकिल. अगर मैं इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ, इस वाली साइकिल की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होगा, इस साइकिल में यानी कि दिस पर्टिकुलर terminal will be positive and this will be negative. Meaning is very simple is here, the terminal of the diode यानी कि जो p type material है, this is the representation of p type material and this is n. p type material will be positive and this will be negative. Then immediately it will be forward biased and a current will start to flow in this direction and following this path. यानी कि जो रेजिस्टेंस में आपको जो है वो करंट फ्लो होनी, यहाँ पर जो होगी करंट जो होगी इस रेजिस्टेंस से पास हो जाएगी. अगर इसके अक्रॉस में आउटपुट की बात करता हूँ, सपोज आउटपुट मुझे यहाँ पर चाहिए, तो क्या होगा, उसकी नेचर कैसी होगी. आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस का जब मैंने केस डिस्कस किया था, एसी सोर्स जो एसी सप्लाई जब मैंने आपको पढ़ाई थी, एसी सर्किट्स जब मैंने पढ़ाए थे, उसमें जब मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम फेज में रहते हैं. तो करंट जब यहाँ से फ्लो करेगी तो उसकी नेचर भी साइनोसॉइडल ही होगी, यानी कि दोनों ही सेम पेज में होंगे. अब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यानी अगर मैं इसको आइडियल डायोड की बात, अगर ये आइडियल डायोड है तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप विल बी जीरो. यहाँ का जब वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, जो भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं इनपुट में वो सेम जो है वो एज ए आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेंगे. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर मैं बात करता हूँ तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा उसका वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा. यानी कि जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बदल रहा है वैसे वैसे जो है वो आउटपुट वोल्टेज भी बदलेगा, बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद वापस से जीरो हो जाएगा. लेकिन जैसे ही ये जीरो हुआ वैसे ही उसका मतलब क्या होगा कि अब ये टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव होना शुरू होगा. अगर ये टर्मिनल नेगेटिव हो रहा है और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा. और अगर डायोड रिवर्स बायस हो गया इसका मतलब यहाँ पर कंडक्शन नहीं होगा. जब कोई कंडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर जाने वाली करंट जीरो हो गई. जब करंट जीरो हो गई तो इसका मतलब वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज V इक्वल्स टू IR होता है. तो यहाँ पर जब तक ये टर्मिनल नेगेटिव बना रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. अगर ये आइडियल डायोड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो है कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडियल डायोड जो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है. तो इसके बाद में क्या हुआ कि अगर फिर से वापस से ये जो टर्मिनल है ये वापस फिर से पॉजिटिव होना शुरू हुआ और ये नेगेटिव होना शुरू हुआ, तो इसका मतलब फिर से जो है वो आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो हाफ साइकिल है पॉजिटिव वाली वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी. तो इस तरह से जो है वो आपको बार बार जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती रहती है. तो आप देख रहे हो तो कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन जो है यहाँ पर वोल्टेज जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज का आउटपुट है प्लस माइनस हमेशा यही रहता है. ये टर्मिनल पॉजिटिव रहता है और ये हमेशा नेगेटिव रहता है. यानी कि यहाँ पर जो है वो DC सप्लाई मिलती है और यहाँ से जो है वो आप AC सप्लाई दे रहे हो. तो इस तरह से जो है वो जो AC सप्लाई है वो DC सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन यहाँ पर जो एवरेज DC की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको हाफ साइकिल एक तो मिल ही नहीं रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एवरेज DC साइकिल जो होती है वो काफ़ी कम रहती है. कुछ पॉइंट इसके जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहली बात होती है इसमें रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर का मतलब क्या है, रिपल फैक्टर का मतलब ये सीधा सीधा कि जो हमें आउटपुट वास्तव में DC किस टाइप की होती है, आपने अभी तक जो पढ़ा होगा कि DC कुछ इस तरह से होती है, आपने तो ये पढ़ा था. लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ DC कैसी है, DC सप्लाई में इस तरह से बता रहा हूँ, ये दिस इज द DC. इसका मतलब क्या है, ये DC के अंदर जो है वो रिपल्स हैं. दिस इज कॉल्ड एज द स्मूथ DC एंड दिस DC इज कॉल्ड एज द रिपल्ड DC with ripples. तो यानी कि ripple is the unwanted AC component remaining when converting the AC voltage from into DC waveform.
अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब रिपल फैक्टर को हम निकालेंगे कि इसमें रिपल फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। रिपल फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज ऑन द इनपुट साइड एंड द डीसी वोल्टेज ऑन द आउटपुट साइड। तो आपको पता है इनपुट साइड में कौन सा वोल्टेज दे रहे हो, आप जो है इनपुट साइड में एसी वोल्टेज दे रहे हो, तो वहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू। और डीसी वोल्टेज आपको बाहर मिल रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट साइड में डीसी मिल रहा है, तो आपको डीसी वोल्टेज आपको यानी कि डीसी वैल्यू जो है वो आपको निकालनी होगी ऑफ द रेक्टिफायर एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। रिपल फैक्टर जो होता है आई आर एम एस अपॉन आई डी, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट और -1। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रिपल फैक्टर। तो फॉर ए गुड रेक्टिफायर, अगर मैं एक अच्छे रेक्टिफायर की बात करूं तो उसमें रिपल फैक्टर जो होता है वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। लेकिन अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, अगर आई आर एम एस यहाँ निकाल के रख दूँ, हाफ साइकिल के लिए कितनी आ रही है आर एम एस वैल्यू, है ना, और डीसी के लिए कितनी आ रही है, डीसी वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकाल लूँ, इन दोनों को डिवाइड करूँ, तो मुझे जो यहाँ पर वैल्यू मिलती है वो होती है 1.21। रिपल फैक्टर को हम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वाई वी यूज कैपेसिटर इंडक्टर एज फिल्टर टू रिड्यूस द रिपल्स इन द सर्किट। यानी कि रिपल फैक्टर को अगर रिपल्स को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको जो है वो आउटपुट सर्किट में क्या लगाना होगा, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर, इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो आपको लगानी होंगी। इस तरह से जो है वो आप उसके रिपल्स को हटा सकते हो, कम कर सकते हो। अगर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ, अगर इसके पैरेलल में मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ तो क्या होगा कि जब ये डायोड कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सिरा जब हुआ, यानी कि जो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, तो रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई जाएगी, इसके साथ साथ कैपेसिटर के थ्रू भी जाएगी, और यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। अब अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया तो जब ये कंडक्ट नहीं करेगा, जब ये टर्मिनल नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, उस समय ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसके बावजूद भी यहाँ इस सर्किट में एक करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी, क्योंकि कैपेसिटर ने उस समय जो है वो एनर्जी स्टोर कर ली है, और यहाँ पर एनर्जी जो है वो करंट के फॉर्म में इस तरह से रिलीज करता रहेगा, और यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जो होगी वो ये वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसके आउटपुट की बात करता हूँ, तो सपोज दिस इज द पॉजिटिव साइकिल पर जैसे ही नेगेटिव साइकिल आई उसका ये वैल्यू 0 होगी जाके, तब तक क्या होगा, ये जो होगी वो धीरे धीरे करके करंट जो होगी वो इस कैपेसिटर की वजह से फ्लो होती रहेगी, और उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आती है उसके बाद फिर से ये डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा, फिर से ये चार्ज होगा, और जो होगी वो हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कि हमें जो यहाँ आउटपुट मिलता है वो कुछ जो है वो इस तरह से मिलता जाता है। जो आप यहाँ देख रहे हो कि जो आउटपुट मिल रहा है ये तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें आउटपुट जो होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। दीज आर द हाफ साइकिल, इस तरह से हाफ साइकिल आपने बना ली। यहाँ पर जो होगी ये वैल्यू ऐसे, यानी कि यहाँ पर जो होंगी रिपल्स आपको इस तरह से मिलेंगी, और हमारी कोशिश क्या रहती है, ये रिपल जो होंगी वो बिल्कुल इस तरह से हो जाए, यानी कि स्मूथ डीसी बन जाए। तो उसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए हमारा क्या काम करते हैं कि हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इसको फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट आपका इम्प्रूव करता है, और उसके साथ में जो है वो आप एक फ़िल्टर सर्किट भी लगा देते हो। फ़िल्टर सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट देते हैं, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप उसके लगा सकते हो। तो रिपल जो होती हैं वो जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो इस तरह से अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता हूँ तो आप एफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ पर आपको डीसी आउटपुट मिल रहा है, यहाँ आप एसी इनपुट दे रहे हो, तो अगर आप डीसी आउटपुट और एसी इनपुट को डिवाइड कर देते हो देन यू विल गॉट द रेक्टिफायर एफिशिएंसी। और इस रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है दिस इज 40.6% इतनी रहती है। तो यहाँ पर जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी काफ़ी कम रहती है। वो बात करेंगे एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो है अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट क्वांटिटी मिल रही है उसकी मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा, और जो इनपुट क्वांटिटी है उसकी क्या वैल्यू रहेगी, आरएमएस वैल्यू रहेगी। तो एवरेज वैल्यू निकालने का अगर लोड करंट मैं मानूं कि IM sin ओमेगा टी वही है, सेम इसी तरह से वेरी कर रही है, जिस तरह से इनपुट वेरी कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा आउटपुट वो केवल हाफ पोर्शन आपको मिलेगा। तो ये हाफ पोर्शन जो वेरी कर रहा है वो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है IM sin ओमेगा टी से। तो अब इस हाफ पोर्शन के लिए मैं अगर एवरेज वैल्यू निकालता हूँ तो क्या रहेगी, 0 है,
इसको मैंने पाई मान लिया, दिस इज 2 पाई, एग्री, यानी कि दिस कंप्लीट साइकिल 0 to 2 पाई। तो 0 से लेकर के पाई तक आपने यहाँ लिख दिया आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसका जो है वो आपको एवरेज निकालना है पूरी साइकिल के लिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से जो है वो एवरेज वैल्यू निकल के आगे आई एम अपॉन पाई आपको मिल जाएगी। तो हैंस द आउटपुट डीसी करंट ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड एज, तो आउटपुट डीसी करंट आपको कितनी मिली, आई मैक्स अपॉन पाई। तो आई मैक्स है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द डीसी करंट, जो कि आपको यहाँ मिल रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द आई मैक्स। अब फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर द आरएमएस लोड करंट इज इक्वल टू द एवरेज करंट मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2। ये आपको पता ही है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको जो है वो एसी सर्किट्स में पढ़ाया था, तो उसमें आई आरएमएस कितना होता है, तो आई आरएमएस जो होता है इज इक्वल टू द एवरेज करंट मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2। हैंस द आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड करंट जो होगी वो आपको मिल जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, आप इसी तरह से निकाल सकते हो, आई एम अपॉन 2 रहती है। तो इस तरह से आप जो एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर निकाल सकते हो। तो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, दिस इज द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज है कि यानी कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा और ये वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, अगर ये धीरे धीरे बढ़ेगी तो कहाँ पहुँचेगी, BM के पास पहुँचेगी। BM वो वोल्टेज है जो कि यहाँ पर अब मैक्सिमम वोल्टेज जो रिवर्स डायरेक्शन में डायोड को मिल रहा है। आपको पता है कि अगर वोल्टेज हम बढ़ाते जाएं डायोड के अक्रॉस रिवर्स डायरेक्शन में, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस पर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो कहीं ये मैक्सिमम वोल्टेज वो नहीं होना चाहिए कि जिससे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाए। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज जो हो वो जो है वो सेफ लिमिट में होना चाहिए, लेकिन इसीलिए जो है वो पीक इन्वर्स वोल्टेज वो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर पीक इन्वर्स वोल्टेज कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू VM, यानी कि VM के बराबर होता है। नाउ व्हाट अबाउट फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर आपको पता ही है कि दिस इज द वैल्यू विच इज़ द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। तो द फॉर्म फैक्टर ऑफ, अगर मैं आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के पीछे जो DC वैल्यू है उन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, देन दिस फॉर्म फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1.57 मिलता है। तो इस तरह से जो है वो हमारे जो एप्लीकेशंस हाफ वेव रेक्टिफायर के, वो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि वैसे तो इसको कम ही यूज करते हैं, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, सिग्नल डीमॉड्यूलेशन में यूज होता है एंड सिग्नल पीक एप्लीकेशंस में यूज होता है। एडवांटेज क्या है इसके, सिंपल सर्किट है, कंपोनेंट बहुत कम यूज हुए, यानी कि एक डायोड लगा दिया और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, चीपर है, यानी कि चीपर तो हो गए जब कंपोनेंट बहुत कम है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, दे ओनली अलाउ ए हाफ साइकिल, केवल हाफ साइकिल अलाउ होती है। इसका मतलब जो हमें आउटपुट मिलता है वो बिल्कुल जस्ट हाफ मिलता है और आधा भाग जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पावर लॉस रहता है, लो आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं, आउटपुट करंट इज नॉट प्योरली DC एंड हैव रिपल्स। यानी यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि दे ओनली अलाउ ए हाफ साइकिल। अगर इसमें जो हाफ साइकिल ही पास होगी तो इसका मतलब जो होगा वो आधी साइकिल तो वेस्ट हो गई, आधी साइकिल वेस्ट हुई तो पावर लॉस आधी साइकिल के लिए। दूसरा जो होगा प्रोड्यूस लो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो कम मिलेगा, और इसके साथ ही साथ जो आउटपुट करंट जो होगी वो प्योर DC नहीं होती है, उसके अंदर जो रिपल्स हैं वो ज़्यादा रहती हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल फेज AC to DC कन्वर्टर फुल वेव रेक्टिफायर। Full wave rectifier, there are two types of the full wave rectifier. One is called as the center tape type and another one is called as the bridge rectifier. तो अगर मैं पहले टाइप की बात करता हूँ सेंटर टेप टाइप, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूँगा तो यहाँ पर जो होगी वो आपको पॉजिटिव साइकिल तो मिलेगी, साथ में जो नेगेटिव जो जहाँ पर आपको नहीं मिलता था वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, और वो भी किस तरह से मिलेगी, पॉजिटिव होकर के मिलेगी। यानी कि एक ही डायरेक्शन में जो है वो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता रहता है, यानी कि DC आउटपुट जो होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पर सेंटर टेप की बात करूँ तो सबसे पहले एक हमें रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज़ द ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर क्या हुआ, 2 डायोड की और ज़रूरत है। 2 डायोड जो है वो आपने यहाँ पर एक्सट्रीम लीड्स में आपने लगा दिए, यहाँ पर डायोड को इस तरह से लगाया हुआ है, और जो लोड है वो आपने सेंटर जो टेपिंग है उसके साथ में आपने इस लोड को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप जब सर्किट को कनेक्ट करते हो, और अगर मैं इसकी वर्किंग को देखूं तो क्या होगा, सपोज व्हेन दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, डेफिनेटली दिस विल बी आल्सो पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, बट दिस विल बी
लेस पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करूँ इस टर्मिनल को इसके कंपैरिजन में, या इसको मैं बात करूँ इसके कंपैरिजन में, तो ये नेगेटिव होगा और ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये लेस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव, तो ये डायोड तो कंडक्ट उस समय करेगा नहीं, क्योंकि आप ये रिवर्स बायस में होगा। यानी कि ये जो डायोड है वो इधर टर्मिनल पॉजिटिव, यहाँ से ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव, इसमें इमीडिएटली करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। कब? जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तब। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव, आपको जो आउटपुट यहाँ मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जैसा कि आपने पिछला केस देखा था उसमें आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगी तब क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल आती है तब जो होगा वो जस्ट सारी चीज़ें जो अपोजिट हो जाएंगी, यानी कि दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डायोड तो कंडक्ट करना बंद कर देगा उस समय, और इसके बाद जो वो करंट की डायरेक्शन जो वो कुछ इस तरह से होगी। करंट की डायरेक्शन यहाँ लोड से जो है वो यहाँ से इस तरह से पास होते हुए ये रास्ता बनेगा, यानी कि इस तरह से जो है करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू लोड इन दिस वे, यानी कि डायोड D2 RL एंड देन बैक टू द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे कि एक बार करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रही है, एक बार करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमेशा इसी डायरेक्शन से करंट फ्लो करती है। ये टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये टर्मिनल लोड का हमेशा नेगेटिव रहता है। तो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो हमेशा कैसा रहता है, एक ही डायरेक्शन का वोल्टेज यहाँ पर हमें मिलता है। यानी कि बार बार जो हमें जो वोल्टेज मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव साइकिल अगर में चल रही है इनपुट की तब ये आउटपुट मिला है, तो नेगेटिव साइकिल जब नीचे वाली आ रही है तब भी हमें यही आउटपुट नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी फिर उसके बाद ये चीज़ें रिपीट होंगी और ये चीज़ें जो है बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो दिस इज़ द आउटपुट फॉर डायोड D1 ड्यू टू डायोड D1, दिस इज फॉर D2 D1 एंड देयर आफ्टर फॉर D2। इन दिस वे द प्रोसेस रिपीट्स। तो इस तरह से जो आउटपुट आपको मिलता है वो हमेशा जो है वो रेक्टिफाइड आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो जस्ट अपोजिट, यानी कि उससे जस्ट डबल मिलता है। वहाँ पे जो आपको आउटपुट मिला था वो बीच बीच में आपको जो है वो आप देख रहे थे कि वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, यानी कि वोल्टेज जीरो होती है, यानी इंटरमिटेंट आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको कंटिन्यूस आउटपुट मिलता रहता है। यानी कि यहाँ पर जो है अगर और इसे अच्छा आउटपुट बनाना है तो यहाँ एक हम क्या करते हैं, फ़िल्टर सर्किट लगा देते हैं। और फिल्टर सर्किट लगाने से क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी वो कुछ इस तरह से, जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो उस समय कैपेसिटर जो होगा वो अपनी एनर्जी इधर ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से जो होगा आपको स्मूथ आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर जो होती है रिपल भी कम हो जाती है। यहाँ इस वाले सर्किट की अगर मैं PIV वैल्यू बात करता हूँ, अगर PIV की बात करूँ तो यहाँ पर PIV कितनी होती है, एक जो डायोड जो है वो जब नहीं कंडक्ट कर रहा है, अगर सपोज यहाँ पर जो है वो मैं 2 BM आउट इन 2 BM मानता हूँ, दिस इज़ द 2 BM, तो यहाँ कितना होगा, दिस विल बी BM एंड दिस इज ऑल्सो BM। तो एट ए टाइम आपको जो है वो यहाँ पर जस्ट डबल वैल्यू को जब वो ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। तो इधर जो अगर मैं इसकी PIV की बात करता हूँ तो PIV कितनी मिलती है आपको, जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब आपको वोल्टेज जो होगा मैक्सिमम वोल्टेज जो इनवर्स नेगेटिव वोल्टेज वो उसके डायोड के अक्रॉस आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं ब्रिज रेक्टिफायर की बात करता हूँ तो ब्रिज रेक्टिफायर में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द 4 डायोड। अब यहाँ पर 4 डायोड की जरूरत पड़ गई। 4 डायोड को सुनकर के ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा डायोड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही लो कॉस्ट डिवाइसेस होती हैं। तो 4 डायोड भी हम लगा सकते हैं। अब इसकी वर्किंग को मैं देखूं, अगर यहाँ ये लोड लगा हुआ, अगर इस तरह का कुछ ब्रिज टाइप अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा, सपोज दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव, तब क्या होगा, ये टर्मिनल तो पॉजिटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अब अगर ये पॉजिटिव तो इधर तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, करंट जो फ्लो करेगी वो किधर फ्लो करेगी, पॉजिटिव होने पे, यानी इस डायोड D1 के थ्रू करेगी। उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, ये टर्मिनल इधर नेगेटिव है, अगर ये टर्मिनल नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये इसके कंपेरिजन ये पॉजिटिव होगा और इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। देन करंट विल स्टार्ट टू फ्लो दिस D1 एंड देयर आफ्टर, इधर तो जाएगी नहीं करंट क्योंकि इधर रिवर्स बायस है, यहाँ रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस डायोड हो चुका है, ये रिवर्स बायस क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है इसके P टाइप मटेरियल पर, इसलिए ये जो है रिवर्स बायस है। करंट यहाँ से फ्लो की, लोड में गई, लोड में जाने के बाद फिर इसने ये रास्ता पकड़ा, यहाँ पहुँची, उसके बाद इसको जो है वो यहाँ से तो करंट एंटर की थी। इसके बाद में क्या होगा, यानी कि यहाँ से ये करंट जो है वो
यहाँ से एंटर की थी करंट, इधर से जो एंटर की, उसके बाद में जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव किए, इस डायरेक्शन के बाद जो है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू, उसके बाद में जो होगा वो, यानी कि ये जो डायोड देख रहे हो ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और बैक टू दी अपोजिट टर्मिनल ऑफ दी सोर्स। तो इस तरह से ही रास्ता बनता है। तो यानी कि रेजिस्टेंस में जो पावर जो फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो ये टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव बना रहेगा। अब इसके बाद में अगर मैं इसके दूसरे उसकी बात करता हूँ कि सपोज दिस टर्मिनल इज नेगेटिव एंड दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव तो दूसरी साइकिल आती है, सपोज ये वाली साइकिल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इसकी नेगेटिव साइकिल की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होगा, दिस नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव मीन्स दिस नेगेटिव दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। इसका मतलब ये डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये अब जो है वो रिवर्स बायस हो गया। लेकिन ये डायोड अब इस समय कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये कैसा है, दिस इज फॉरवर्ड बायस। अब इसमें ये नेगेटिव है, यहाँ नहीं, ये पॉजिटिव यहाँ आए, इधर भी देख लेते हैं, यहाँ ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि डायोड भी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी उस समय रिवर्स बायस होगा। तो इसका मतलब अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस टर्मिनल, यानी कि इस तरह से करंट फ्लो करेगी। इसके बाद में ये इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिवर्स बायस हो रहा है, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो हियर। यहाँ फिर से रिवर्स बायस मिला, इधर भी नहीं जाएगी। इसका मतलब लोड के थ्रू इस तरह से पास होती हुई यहाँ से ये इस तरह से जाएगी, और उसके बाद में जो होगी वो इस रेजिस्टेंस, इस डायोड के थ्रू, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ से वापस बैक टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस तरह से जो है वो आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि आपको पॉजिटिव साइकिल में भी आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। अब अगर दूसरे वाले आउटपुट की बात करूँ तो आप देखते हैं क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगेन भी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव एंड ये टर्मिनल नेगेटिव, यानी कि ये जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको आउटपुट मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज द डीसी आउटपुट। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि एसी आपने इनपुट दिया था और यहाँ पर दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एसी आउटपुट। तो इस तरह से जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर में हमें जो है वो डीसी आउटपुट मिल जाता है। अब अगर मैं इसकी पीआईवी की बात करता हूँ, अब इसकी पीआईवी की बात करूँ तो क्या होगा, सपोज यहाँ पर आपने जो है वो वोल्टेज 2 bm लगाया हुआ है, यहाँ भी आपने 2 bm लगाया हुआ, तो अब क्या होगा, अगर ये पर्टिकुलर डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसमें जो होगा वो आप आउटपुट अगर इसका निकालोगे तो यानी कि ये और ये इन दोनों को मिला करके जो आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा दैट विल बी 2 bm। यानी कि यहाँ पर जो है वो डबल जस्ट जो है वो उससे हमें सेफ्टी रहती है, यानी कि इसकी जो डायोड की जो है सेफ्टी हमारी ज़्यादा हो जाती है। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है तो बेटर होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको आउटपुट अच्छा मिल रहा है, नेगेटिव साइकिल में भी आउटपुट मिल रहा है, जो रिपल फैक्टर है वो भी यहाँ पर जो है वो बेटर हो जाता है, यहाँ पर रिपल जो है वो कम मिलती हैं। तो इस तरह से जो है वो आप ब्रिज रेक्टिफायर को पढ़ सकते हैं और इसकी आप एनालिसिस, जैसे कि मैंने वेरियस पैरामीटर्स के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर की थी, इन द सेम वे यू हैव टू डू फॉर द ब्रिज रेक्टिफायर ऑल्सो। तो इस तरह से आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।
से पाई आप